आचार्य चाणक्य को सामने देख ज्वाला बहुत खुश थी। वहीं चाणक्य सुकन्या के साहस को देख बहुत प्रसन्न थे। वो मुस्कुराते हुए बोले, तुम सराहना के योग्य हो ज्वाला। तुमने सुकन्या को एक कुशल योद्धा की भांति तैयार किया है। उसका आत्मविश्वास उसकी रगों में बह रहा है। मेरा मान रखने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ज्वाला बोली, शर्मिंदा ना करें आचार्य, आपने ही तो ऐसे कुशल योद्धा को चुना था। हमने तो बस उसके अंदर की दबी ऊर्जा को निखारने का कार्य किया है। दरअसल मुझे सुकन्या में अपनी अधूरी जीत पूरी होती हुई दिखाई देती है। लेकिन आप आज यहां अचानक? चाणक्य बोले, मैं यहां तुमसे एक विशेष बात करने आया हूं जो भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ज्वाला तुरंत बोली, हाँ कहिए ना आचार्य, मैं किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार हूं। चाणक्य ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें बहुत जल्द मगध जाना पड़ सकता है, इसलिए जाने की तैयारी करो। कब और किस उद्देश्य से जाना है ये तुम्हें अंतिम समय में सूचना देकर बता दिया जाएगा। ज्वाला सर हिलाती हुई बोली, मैं तैयार हूं आचार्य, आपकी आज्ञा मिलते ही मैं मगध के लिए प्रस्थान कर जाऊंगी। चाणक्य मुस्कुराया और बोले, हमें तुमसे यही उम्मीद थी ज्वाला। चाणक्य का उस पर विश्वास देख ज्वाला मन ही मन मुस्कुराई और बोली, आचार्य आप यात्रा से थक गए होंगे, आपको विश्राम करना चाहिए। वहीं चाणक्य की नजरें उस कक्ष की एक दीवार पर अटक गई थी, जहां पर पानी का रिसाव था और दीवार की मिट्टी जमीन पर गिरी हुई थी। चाणक्य गंभीर होते हुए बोले, ज्वाला, क्या सुकन्या ने परीक्षा के उस आखिरी पड़ाव को भी पार कर लिया है, या फिर इस मिट्टी की तरह धराशायी हो चुकी है? ज्वाला बोली, नहीं आचार्य, वो पड़ाव अभी शेष है, परंतु सुकन्या शारीरिक और मानसिक रूप से उस पड़ाव के लिए तैयार हो चुकी है। लेकिन मुझे भय भी लगता है कि कहीं वो उस पड़ाव पर जाकर। बोलते हुए वो रुकी। चाणक्य उसके कहने का आशय समझ गए। वो गंभीर होकर बोली, अगर दीवार पर मिट्टी की परत चढ़ानी हो तो पहले पानी के रिसाव को बंद करना होता है, तभी वो मिट्टी की परत दीवार पर चढ़ पाती है। उसी प्रकार अगर तुमने परीक्षा पूर्व सुकन्या को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बना दिया है तो वो अवश्य ही परीक्षा में सफल होगी। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि सुकन्या उस पड़ाव को भी पार कर लेगी। ज्वाला बोली, मुझे सुकन्या पर संदेह नहीं है आचार्य, परंतु कभी कभी अति आत्मविश्वास भी घातक सिद्ध होता है। सुकन्या को उसी अति आत्मविश्वास को नियंत्रण में करना सीखना होगा। चाणक्य मुस्कुराते हुए बोले, अति आत्मविश्वास हमारे मनोबल को बनाए रखता है, तुम व्यर्थ ही उसकी चिंता कर रही हो। वो इस आत्मविश्वास का सकारात्मक उपयोग ही करेगी। ज्वाला ने सहमति में सर हिला दिया। ज्वाला बोली, आइए आचार्य, मैं आपको आपका कक्ष दिखा देती हूं। दोनों उस कक्ष से बाहर चले गए। इधर सुबह की पहली किरण के साथ ही मन्ना देव अपनी पत्नी और चंद्रगुप्त के साथ अपने गांव पहुंच चुका था। वो तीनों जैसे ही गांव की सीमा में पहुंचे, वहां खेतों में काम कर रहे कुछ सेवकों की दृष्टि उन पर पड़ी। वो सभी अपना अपना काम छोड़कर उनसे मिलने आ पहुंचे। उनमें से एक सेवक चिल्ला चिल्लाकर उनके आने की खबर गांव वालों को सुनाने लगा। थोड़ी ही देर में सभी गांव वाले और मन्ना देव के सारे गुलाम वहां पे एकत्रित हो चुके थे। वो उनकी जय जयकार करने लगे। चंद्रगुप्त ये देखकर बेहद खुश था कि जिस मन्ना देव का नाम सुनकर कभी गांव वाले और उनके गुलाम कांपते थे, वो आज उसके दिल से जय जयकार कर रहे हैं। मन्ना देव और उनकी पत्नी भी वापस वहां आकर बहुत प्रसन्न थे। तभी वो व्यक्ति जिसे मन्ना देव के वापस आने की खबर देने के लिए श्वेतबाहु और सेनापति भुजंग स्वर्ण मुद्राएं देकर गए थे, मन्ना देव को वापस आया देख बहुत प्रसन्न हो गया। वो व्यक्ति मुस्कुराते हुए मन ही मन बोला, यही समय है और धन कमाने का। मुझे तुरंत मगध के लिए प्रस्थान करना होगा और मन्ना देव के लौट आने की सूचना उस श्वेतबाहु और सेनापति भुजंग दोनों को देनी होगी। ऐसा विचार कर वो अपनी झोंपड़ी में गया और अपनी पत्नी को मगध जाने की बात बताकर वहां से चला गया। इधर ज्वाला के आश्रम में चाणक्य के प्रस्थान का समय हो चुका था, लेकिन ज्वाला सोई हुई थी। अचानक उसे अपने कक्ष में पैरों की आहट सुनाई दी।
वो तुरंत बिस्तर से उठ पड़ी और उसने कक्ष में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं दिखा। उन्होंने अपनी आंखें मलते हुए कहा, शायद मेरा भ्रम था, अभी कौन हो गया। तभी उसका ध्यान खिड़की से दिख रहे आसमान पर गया, जहां हल्का हल्का उजाला फैलने लगा था। वो तुरंत हड़बड़ाहट में बिस्तर से उठी और खुद से बोली, आचार्य के प्रस्थान का समय हो चुका है और मैं अभी तक सोई थी। मुझे जल्दी ही उनके रास्ते के लिए भोजन का प्रबंध करके देना होगा। वो तुरंत ही रसोई की तरफ भागी और जल्दी जल्दी आचार्य चाणक्य के लिए बाजरे की रोटी बनाने लगी। उसने कुछ ही देर में भोजन तैयार कर उसे एक पोटली में बांधा और चाणक्य के कक्ष में पहुंच गई। चाणक्य ने जाने के लिए अपना सामान बांध लिया था। ज्वाला ने उन्हें भोजन की पोटली दी और कहा, आचार्य, आपके रास्ते का भोजन। चाणक्य ने उस पोटली को ले लिया और जाने को उठे कि तभी ज्वाला बोली, आचार्य, मैं एक बात कहना चाहती थी, लेकिन संकोच में हूं कि कैसे कहूं। चाणक्य मुस्कुराते हुए बोले, निसंकोच कहो। मन की बात कहने में संकोच कैसा। ज्वाला बोली, आपकी शिष्या सुकन्या निसंदेह सभी गुणों में सर्वश्रेष्ठ है, परंतु वो एक गुण में अभी भी अधूरी है। उसमें लोगों को पहचानने का गुण नहीं है। आपसे टकराने के बावजूद भी वो आपको नहीं पहचान पाई। लगता है मुझे इस क्षेत्र में उसे निपुण करना पड़ेगा। चाणक्य मुस्कुराया और उस पोटली को अपने कंधे से उतारा जो ज्वाला ने उन्हें दी थी। ज्वाला ये देख हैरान थी कि चाणक्य अचानक पोटली क्यों उतारने लगे। चाणक्य ने पोटली को खोला और अंदर से एक ताड़पत्र निकाला। वो पत्र पोटली के दो परतों वाले वस्त्रों के बीच छिपा हुआ था, जिसे ज्वाला भी नहीं देख पाई थी, लेकिन चाणक्य की नजरों ने देख लिया था। ज्वाला हैरान होकर बोली, आचार्य, ये पत्र किसका है और इसमें कैसे आया? मुझे तो नहीं दिखा। चाणक्य बिना जवाब दिए मुस्कुराया और उस पत्र को ज्वाला को देते हुए पढ़ने का इशारा किया। ज्वाला पत्र खोलकर पढ़ने लगी। पत्र में लिखा था, आचार्य, मुझे ज्ञात है कि आप इसी आश्रम में हैं। मैंने कल ही आपको पहचान लिया था। शायद आप मुझसे मिलना नहीं चाहते थे, इसलिए मैं भी आपके इस फैसले का सम्मान करती हूँ। मैंने आपका आशीर्वाद वहीं से प्राप्त कर लिया है जहां पर आपने अपना कदम रखा था। इस पत्र में चंद्रगुप्त के लिए गुप्त संदेश छिपा है। आप उसे यह पत्र सौंप दें। उम्मीद है वो उस गुप्त संदेश को ढूंढ निकालेगा। आपकी शिष्या सुकन्या। ज्वाला पत्र पढ़कर हैरान थी। उसने सोचा भी नहीं था कि सुकन्या ऐसा कुछ भी कर सकती है। चाणक्य ज्वाला की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोले, देखा तुमने, वो इस क्षेत्र में भी निपुण है। उसने गुप्त रूप से एक पत्र के अंदर भी दूसरा पत्र छिपा रखा है। ज्वाला हैरान होकर बोली, आचार्य, आपको कैसे ज्ञात हुआ कि पोटली में पत्र छिपा हुआ है? चाणक्य बोले, जब एक शिष्य अपने गुरु को पहचान सकती है तो क्या एक गुरु अपनी शिष्या की समझदारी नहीं पहचान सकता? ये सुन ज्वाला के चेहरे पे हल्की मुस्कुराहट बिखर गई। इधर तक्षशिला में आचार्य गजानन, बब्बत और वीरसेन के साथ वनस्पति उद्यान में टहलते हुए राजहंस के बारे में मंत्रणा कर रहे थे। बब्बत और वीरसेन ने उन्हें राजहंस के रास्ते से गायब होने की बात बता दी थी। गजानन कुछ सोचते हुए बोले, राजहंस अवश्य ही हमारे विरुद्ध किसी गतिविधि में शामिल है। हमें और भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। साथ ही हमें ज्ञात करना होगा कि राजहंस हमसे क्या छिपा रहा है। वीरसेन बोला, आचार्य, राजहंस जिस रास्ते पर था वो रास्ता सूरजमल के आश्रम की तरफ जाता है। मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि सूरजमल से ही मिलने जा रहा था। गजानन सोचते हुए बोले, हो सकता है, क्योंकि मैंने भी उसे चाणक्य के कक्ष से निकलते देखा था। उसकी चाणक्य से भेंट नहीं हो पाई तो वो सूरजमल से मिलने चला गया होगा। बब्बत हैरान होकर बोला, आचार्य, राजहंस के पास आखिर ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण सूचना है जिसे वो आचार्य चाणक्य के पास अतिशीघ्र पहुंचाना चाहता है? गजानन बोले, मैं भी इसी बारे में सोच रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी सूचना है राजहंस के पास। बब्बत बोला, आचार्य, तो हमें क्या करना चाहिए? गजानन एक पौधे के पास पहुंचे और उसके खराब हो चुके पत्तों को देखते हुए बोले, तुम्हें पता है
पौधों से पत्ते कब खराब होने शुरू हो जाते हैं? दोनों ने ना में सर हिला दिया। गजानन बोले, जब पेड़ को लगता है कि उसकी आंतरिक ऊर्जा कम हो रही है, ऐसे में वो अतिरिक्त पत्तों को पोषण पहुंचाना बंद कर देता है, जिस कारण पत्ते सड़कर गिर जाते हैं। हमें भी वही करना है। राजहंस से जानकारी उगलवानी है, लेकिन अब उसे कोई जानकारी देनी नहीं है, और साथ ही उसके अंत का मार्ग भी ढूंढना होगा। तुम लोग अभी जाओ, मुझे सोचने दो कि मैं क्या कर सकता हूं। वीरसेन और बब्बत वहां से प्रस्थान कर गए और गजानन उन सभी संभावनाओं पर विचार करने लगे जो निकट भविष्य में हो सकती थी। एक तरफ राजहंस की संदेहास्पद गतिविधि आचार्य गजानन को सोने नहीं दे रही थी, वहीं दूसरी तरफ मगध में महाराज धनानंद अपने मनोरंजन के लिए विशाखा के साथ भ्रमण पर जाने की तैयारी कर रहे थे। उनके भ्रमण की तैयारी पूरी हो चुकी थी। महाराज ने अमात्य को सारे दिशा निर्देश दिए और विशाखा के साथ मुख्य द्वार की तरफ बढ़ गए। विशाखा अपने साथ साथ चल रहे अमात्य को तिरछी नजरों से देख रही थी और उनके मुखमंडल को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। वो ये समझने की कोशिश कर रही थी कि कहीं अमात्य के मन में कुछ योजना तो नहीं चल रही, लेकिन अमात्य के चेहरे पर किसी प्रकार का भाव नहीं था। विशाखा मन ही मन बोली, ऐसा कैसे हो सकता है कि अमात्य ने मेरे विरुद्ध कोई योजना ना बनाई हो? कुछ तो बात है, इसलिए अमात्य आज इतने शांत नजर आ रहे हैं। उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी। वहीं अमात्य ने दोनों को महल के मुख्य द्वार पर छोड़ा और अपने शेष पड़े कार्य को निपटाने के लिए अपने कार्यालय की तरफ बढ़े। वो गलियारे में कुछ दूर आगे बढ़े ही थे कि तभी एक तीर तेजी से आया और अमात्य के आगे वाली दीवार पर जा टकराया। अमात्य के कदम वहीं रुक गए। उन्होंने देखा ये वही बाण है जो उन्हें धमकी भरे संदेश भेजने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। उस तीर पर भी एक पत्र लटक रहा था। उन्होंने तुरंत ही पत्र को बाण से निकाला और पढ़ना शुरू किया। उस पर लिखा था, तुम्हारी मौत महाराज की तरफ बढ़ रही है, बचा सकते हो तो बचा लो खुद को। इतना पढ़ना था कि अमात्य के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उन्होंने बिना एक पल गवाए तेजी से उस तरफ दौड़ लगाई जहां वो महाराज को छोड़ आए थे। महाराज विशाखा के साथ अपने रथ की तरफ बढ़ रहे थे। सेनापति भुजंग और कुछ सैनिक वहीं आसपास खड़े थे और वहीं एक व्यक्ति अपने शरीर पर काली चादर ओढ़े महाराज की तरफ बढ़ रहा था। उसका चेहरा छुपा हुआ था। महाराज के आते ही वहां उपस्थित सैनिक महाराज धनानंद के नाम की जय जयकार करने लगे। दासियों द्वारा उन पर पुष्पों की वर्षा भी की गई। धनानंद बहुत खुश थे और मुस्कुरा रहे थे। वहीं काली चादर ओढ़े एक व्यक्ति धनानंद के काफी नजदीक पहुंच चुका था। अमात्य ने दूर से ही उस काली चादर ओढ़े व्यक्ति को महाराज की तरफ बढ़ते देख लिया था। वो व्यक्ति महाराज के पास पहुंचता उससे पहले ही अमात्य ने दौड़ते हुए उसके और महाराज के बीच आने की कोशिश की। हड़बड़ाहट के कारण अमात्य का संतुलन बिगड़ गया और महाराज धनानंद को उनका धक्का लग गया। धनानंद गिरने वाले थे कि तभी पीछे से विशाखा ने उन्हें अपनी बाहों में थाम लिया। उन पर एक बार फिर पुष्प वर्षा हुई। उन्होंने मुस्कुराते हुए विशाखा की तरफ देखा और बोले, धन्यवाद विशाखा, तुम मेरी सच्ची सेविका हो। तुमने मुझे जमीन पर गिरने से बचा लिया। विशाखा मुस्कुरा दी और शर्माते हुए बोली, आपके लिए मेरी जान भी हाजिर है महाराज, परंतु आपको धक्का किसने दिया? धनानंद ये देखने दूसरी तरफ मुड़े। उनके चेहरे पर क्रोध था और इससे पहले कि वो कुछ बोलते उन्होंने देखा कि अमात्य ने अपनी कमर से कटार निकाली और चादर ओढ़े व्यक्ति के पेट में फेंक दी। उसके मुंह से चीख भी ना निकली। ये देखते ही महाराज के चारों ओर खड़े सैनिकों ने उनकी सुरक्षा हेतु उन्हें घेर लिया। सेनापति भुजंग ने भी अपनी तलवार खींच ली। चादर ओढ़े हुए वो व्यक्ति निढाल सा वहीं गिर पड़ा और कुछ ही पलों में उसने दम तोड़ दिया, लेकिन उसके मुख को भी चादर ने ढक रखा था। ये देख वहां उपस्थित सभी लोग हैरान थे। उसे मारकर मानो अमात्य को उनकी खोई हुई सांसें वापस मिल गई। ये देख धनानंद क्रोध और हैरानी के मिश्रित भाव में बोले, अमात्य, ये सब क्या है? अमात्य बात संभालते हुए बोले, क्षमा करें महाराज, मुझे अभी भी सूचना मिली थी कि जिस व्यक्ति ने कुछ दिनों पहले विशाखा पे हमला किया था वो आज फिर से उस पर हमला करने वाला था। ये वही व्यक्ति है। इससे पहले ये कुछ कर पाता मैंने इसे समाप्त कर दिया। तभी भुजंग भी सामने आए और अमात्य की बातों का समर्थन करते हुए बोले,
महामंत्री जी सत्य कह रहे हैं। हमें भी सूचना मिली थी, लेकिन ये नहीं ज्ञात था कि इसकी इतनी हिम्मत पड़ जाएगी कि ऐसे सामने आकर वार करे। धनानंद बोले, अमात्य, आपने प्रशंसा योग्य कार्य किया है। उत्तम। महाराज का यह बोलना था कि अमात्य की जय जयकार के नारे गूंजने लगे। साथ में महाराज धनानंद के नाम की भी जय जय होने लगी। लेकिन विशाखा अमात्य की बातों से सहमत नहीं दिख रही थी। शोर कम होते ही वो महाराज की तरफ देखते हुए बोली, मैं इस व्यक्ति की शक्ल देखना चाहती हूं महाराज। ये सुनते ही अमात्य एक बार फिर परेशानी में आ गए, क्योंकि उन्हें भय था कि मालकेतु को देख महाराज उनसे अवश्य प्रश्न करेंगे कि ये तो आपका ही गुप्तचर है। अमात्य के चेहरे पर पसीना आ गया था। धनानंद बोले, विशाखा, तुम भ्रमण पर जाने से पूर्व क्यों हमारा मन खराब करना चाहती हो? जो चला गया उसके बारे में सोचना छोड़ दो। हम आनंद की प्राप्ति हेतु यात्रा पे जा रहे हैं, तो ऐसी कुरूप याद लेकर क्यों जाए? चलो यहां से। धनानंद के आदेश के आगे अब विशाखा और कुछ न कह सकी। महाराज की बात सुन अमात्य ने राहत की सांस ली और देखते ही देखते थोड़ी ही देर में धनानंद का कारवां वहां से चल दिया। महाराज के जाते ही सेनापति भुजंग भी वहां से निकल गए। वो भी मृत मालकेतु को देखना चाहते थे, लेकिन देख नहीं पाए। अमात्य को इस बात की खुशी थी कि अंत में मालकेतु का किस्सा खत्म हो ही गया। अपनी उत्सुकता को और काबू में न करते हुए अमात्य ने जैसे ही उस मृत व्यक्ति के मुंह से चादर हटाई तो उनके होश उड़ गए। उन्हें लगा कि उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है।